Good morning, students. So, today we will study our geography unit. We have already studied first chapter of history. So now we are going to study our first chapter of geography. Okay. So the title of our chapter is our environment. Our environment. So as you see, the name of our chapter is our environment. So here uh, we came familiar with a word environment. So what is environment? What is environment? जब हम बात कर ही रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम हमने देखा अवर एनवायरनमेंट है, हमारा एनवायरनमेंट। ठीक, तो एनवायरनमेंट होता क्या है? तो पहले हम इस बात को क्लैरिफाई करें, पहले इस बात को देखें कि एनवायरनमेंट होता क्या है। तो एनवायरनमेंट मतलब कहें तो हमारी सराउंडिंग, ठीक, हमारे आसपास का जो वातावरण होता है, ठीक, फिर चाहे वह प्राकृतिक हो या मैन मेड हो, वही कहलाता है एनवायरनमेंट। ठीक है, जो हमारे आसपास का वातावरण होता है, हमारे अगल बगल क्या हो रहा है, ठीक, हमारे आस पड़ोस में क्या है, ठीक है, वही सब कहलाता है वातावरण। ठीक, तो अब आगे देखते हैं कि हमारे चैप्टर में क्या है और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। क्लियर? सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट, our earth is called a unique planet because earth is the only planet in the solar system which supports life। हमारा जो अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारा अर्थ ही केवल एक ऐसा अनोखा प्लैनेट है, ग्रह है, ठीक है, पूरे सोलर सिस्टम में जिसमें जीवन संभव है। ठीक है, जो जिसमें जीवन यापन संभव है, जिसमें मतलब जो जीने के लिए जरूरी चीजें हैं, जो सारी नीड्स हैं, वो अर्थ में ही केवल पाई जाती हैं, जैसे हवा, पानी, खाना, वनस्पति, ये सारी चीजें तो वो केवल अर्थ में ही पाई जाते हैं। सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट हैं, उन 8 प्लैनेट में केवल अर्थ ही हमारा एक ऐसा अनोखा प्लैनेट है जहाँ पे जीवन यापन संभव है, जो लाइफ को सपोर्ट करता है। क्लियर? The temperature on the earth is neither too hot nor too cold. There is oxygen in the atmosphere which is essential for all forms of life। ठीक, तो जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है, ना तो वो ज्यादा गर्म है ना ही ज्यादा ठंडा है। ठीक, और ना ही मतलब कहने का, यदि ज्यादा गर्म हो तो भी हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक, जिंदा नहीं रह पाएंगे, गर्मी के कारण मर जाएंगे, ठीक, या शरीर हमारा जल जाएगा। ज्यादा ठंडा हो तो भी हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठंड के कारण हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो अर्थ का एक टेम्परेचर है, जो वो कैसा है, एक बैलेंस में है, एक ठीक ठीक है, उतना ज्यादा ना गर्म है ना ठंडा है, सर्वाइवल के लिए उपयुक्त है। और हमारे अर्थ में, हमारे जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक, उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। ठीक, जो सभी जितने भी जीव जंतु हैं या जीवन की जितने भी जीवित वस्तुएं हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, सबको जरूरी होती है कि बिना ऑक्सीजन के कोई भी जीवित प्राणी जिंदा नहीं रह सकता, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो मनुष्य हों, चाहे वो इंसेक्ट्स हों, या कोई भी स्पीसीज हो, वो सब के सब सबको सब सभी को जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। क्लियर? वी हैव वाटर टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट एंड ऑल अदर नेसेसिटीज ऑन द अर्थ विच सपोर्ट लाइफ। हमारे अर्थ में पानी भी है पीने के लिए, खाना खाने के लिए खाना भी है, और जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, वो सारी ज़रूरतें अर्थ पे अवेलेबल हैं। खाना पीना, ठीक, हवा, ठीक, सारी चीज़ें, वनस्पतियाँ, जो भी है सब अर्थ में है। इसलिए अर्थ क्या है, एक अनोखा प्लेनेट है, जिस क्योंकि इसमें सारी वो चीज़ें पाई जाती हैं, इसमें वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे हमें क्या मिले, हम जीवित रह पाए, हमारी जो ज़रूरतें हैं जीवन जीवित रहने के लिए, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, वो सारी फुलफिल करती है अर्थ हमारी। इसलिए पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ हमारा एक
यूनिक प्लैनेट है। क्लियर? All the living beings on the earth depend on their environment, various life processes. तो जितने भी यहाँ पे लिविंग बीइंग्स हैं कहाँ पे, अर्थ में, वो सब के सब जो अर्थ हमारे वातावरण में जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं, जितने भी लोग जितने भी जीवन पद्धतियां हैं हमारे यहाँ पे, ठीक, उन सब पे हम डिपेंड करते हैं। ठीक, हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अब ऐसा नहीं है हम ह्यूमंस हैं तो क्या हम अकेले अपना काम सब कुछ खुद करते हैं? नहीं करते हैं, हम दूसरे पे डिपेंड हैं। ठीक, हम खाने के लिए वनस्पतियों जानवरों पे डिपेंड हैं। ठीक, तो इस तरह से सबका एक साइकिल होता है। ठीक, सब अपनी एक साइकिल बनाते हैं और उसी साइकिल के अकॉर्डिंग सब चलते हैं। ठीक, एक साइकिल होता है जिसमें सबकी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, अब जैसे जंगल है तो जंगल में कई तरह के जानवर होते हैं। ठीक, जो कुछ हर्बीवोरस होते हैं, कुछ कार्निवोरस होते हैं, कुछ ओमनीवोरस होते हैं। तो जो हर्बीवोरस है वो मान लो वनस्पतियां वगैरह खाएगा, घास या पेड़ के पत्ते वत्ते जो भी है ये सब खाएगा। ठीक, मतलब ग्रीन प्लांट्स ये सब खाएगा। अब जो कार्निवोरस हैं वो क्या करेंगे, वो डिपेंड है अपने भोजन के लिए इन हर्बीवोरस पे, वो हर्बीवोरस का शिकार करके खाते हैं। ठीक, जैसे कोई एक हिरण वगैरह है वो क्या खाता है, घास वगैरह खाता है हिरण। फिर जो एक शेर है वो हिरण को खाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम कहीं ना कहीं जो हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी जीवित पद्धतियां हैं, जीवित प्रणालियां हैं, उन पे हम डिपेंड हैं। ओके, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब हम देखेंगे एनवायरनमेंट्स के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, मतलब किन किन चीजों से हमारा पर्यावरण मिलकर के बना हुआ है। क्लियर? Everything that surrounds us may be collectively termed as our environment. ठीक, it is our basic life support system. It is made up of different components. ठीक, तो जो हमारा वातावरण है, जो भी हमारे आसपास है, ठीक है, हमें चारों तरफ जिसने घेर रखा है, जो भी हमारे वातावरण में पाया जाता है, वो हमारा पर्यावरण कहलाता है, एनवायरनमेंट कहलाता है। ठीक, और ये हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, और ये कई कंपोनेंट से, कई तत्वों से मिलकर के बना होता है। ये अकेले कोई मतलब कोई एक चीज मिलकर के पर्यावरण नहीं बनाती है। पर्यावरण को बनाने के लिए एक से जो हमारे आसपास कई चीजें हैं, ठीक, वो सब चीजें मिलकर के पर्यावरण बनाती हैं। जैसे जमीन, हवा, पानी, ठीक है, वनस्पतियां, पहाड़, नदियां, ह्यूमन बीइंग्स, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, ये सारी चीजें मिलकर के हमारा क्या बनाती हैं, एनवायरनमेंट बनाती हैं। और यही सारे क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। तो अब एनवायरनमेंट को हम देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट या इसी को बोलते हैं हम एबायोटिक एनवायरनमेंट, एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट और बायोटिक एनवायरनमेंट। ठीक, तो हमने दो प्रकार के कम एनवायरनमेंट्स देखे। कौन कौन से दो? हमारे जो एनवायरन पर्यावरण होता है वो दो प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा? बायोटिक, एबायोटिक, या उसी को कहते हैं हम बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट या फिजिकल एनवायरनमेंट। अब फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है, दोनों देखो नाम से ही क्लियर है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट जिसमें लैंड, वाटर, एयर, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, ठीक, और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है, ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें नदियां, पहाड़, ठीक, और वनस्पतियां या लिविंग बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स, ये सारी चीजें जो आती हैं वो है बायोलॉजिकल या बायोटिक एनवायरनमेंट। ओके, सो अब देखते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट कंप्रोमाइज ऑफ द लैंड वी लिव ऑन, the air we breathe, and the water we drink. It also provides us different natural resources as food, fuel, minerals, and energy, etc. It is also called natural environment. जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? जमीन जिसमें हम लोग रहते हैं या खेती करते हैं, ठीक, एयर वी ब्रीथ, जो हवा हम, वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक, उसके बाद द वाटर वी ड्रिंक, पानी जो हम पीते हैं, ठीक। तो ये इन्हीं सारी चीजों से मिलकर के हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट बनता है। ठीक है, भौतिक पर्यावरण बनता है। ठीक, और यह हमें कई प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कराता है, जैसे खाना,
ठीक, डिफरेंट टाइप्स के खाना जमीन से क्या होता है, खाना ही उगता है। ठीक, उसके बाद फ्यूल, ठीक, जमीन से हमें फ्यूल मिलता है, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल ऑयल को जमीन के नीचे से, पेट्रोलियम वगैरह ये सब कहाँ से मिलते हैं, हमें जमीन से ही मिलते हैं, जमीन के नीचे से एक्सट्रैक्शन होता है इनका। ठीक, मिनरल्स एंड एनर्जी, ठीक, जितने भी खनिज लवण हैं, लोहा वगैरह, ये सारी चीजें, ये भी हमें कहाँ से मिलती हैं, जमीन से ही मिलती हैं, ये भी हमें, ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है। ठीक, एनर्जी, जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हमें फिजिकल एनवायरनमेंट से मिलती हैं, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमें फिजिकल एनवायरनमेंट से मिलते हैं, और इसलिए इसको नेचुरल एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें ह्यूमन मेड नहीं है, ये सब हमें नेचर के द्वारा गिफ्ट की गई हैं, इसलिए इसको नेचुरल एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। क्लियर? Next, biological environment includes all the natural elements such as mountains, rivers, vegetation and human beings। और जो biological environment है इसमें सारे नेचुरल एलिमेंट्स आते हैं, जितने भी प्राकृतिक तत्व हैं वो आते हैं, जैसे कि पहाड़ हो गए, माउंटेन्स हो गई, रिवर्स नदियां हो गई, वेजिटेशन हो गया, ठीक, वनस्पतियां जितनी भी हैं, एंड ह्यूमन बींग्स, मानव, ठीक, या कह दें लिविंग बींग, जितने भी जीवित प्राणी हैं, वो सारी चीजें क्या बनाते हैं, मिलकर के बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट बनाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। Physical environment and biological environment are interdependent and interlinked. Any change in one type of environment affects the other one too. तो जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, फिजिकल और जो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये फिजिकल और ये बायोलॉजिकल दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पर आश्रित है। ठीक है, ये इस पे, ये फिजिकल हो गया, ये बायोलॉजिकल हो गया, तो दोनों एक दूसरे पे आश्रित है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता है, और दोनों आपस में जुड़े हुए भी हैं, इंटरलिंक्ड भी हैं। देखो कैसे, कि जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट में हमने देखा लैंड, ठीक है, एयर, वाटर, ठीक, ये सारी चीजें देखी। ठीक, अब जो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट उसमें हमने देखा रिवर, माउंटेन्स, उसके बाद वेजिटेशन, या जो क्या कहते हैं, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो अब ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब जैसे ह्यूमन बींग्स हैं तो उसको फिजिकल एनवायरनमेंट से क्या चाहिए, एयर चाहिए, लैंड चाहिए, वाटर चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार यदि जो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है उसको भी उसको भी फिजिकल एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ चाहिए, वो उस पर डिपेंड है, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, यदि पहाड़ है और वहां पे हवा ही ना हो, ठीक है, वहां पे अगर लैंड ही ना हो तो क्या पेड़ पौधे उग पाएंगे, नहीं उग पाएंगे, माउंटेन्स नहीं हो पाएंगे, ना वेजिटेशन हो पाएगा। उसी प्रकार जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो भी बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है। ठीक, तो इस तरह से दोनों क्या है, एक दूसरे पर आश्रित हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं है। ठीक है, और यदि दोनों में से किसी एक में भी कोई चेंज आता है तो दोनों पे प्रभाव पड़ता है। ठीक, सपोज यदि पानी सब में फिजिकल एनवायरनमेंट में देखो, मान लो पानी प्रदूषित हो गया या पानी की शॉर्टेज हो गई, ठीक, आजकल जो सबसे बड़ा मुद्दा है पानी की कमी, ठीक है, तो उसका इफेक्ट बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी पड़ेगा। ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो अच्छी उपज नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ह्यूमन बींग्स भी अफेक्ट होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं, और यदि किसी एक में कोई बदलाव आता है तो वो बदलाव दोनों को प्रभावित करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, we can divide environment in natural environment and human made environment. 2. The natural environment includes the biotic and abiotic components. ठीक, अब हम एनवायरनमेंट को दो तरीके में बांट सकते हैं, और भी दो तरीकों में बांट सकते हैं। एक कह सकते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट और दूसरा कर सकते हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अब यदि हम चाहें तो एनवायरनमेंट को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं, नेचुरल और ह्यूमन मेड। तो नाम से ही क्लियर है, नेचुरल मतलब जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त हुआ, प्रकृति से प्राप्त हुआ, लैंड, वाटर, एयर, सॉइल, माउंटेन, ये ह्यूमन बीइंग्स, ये सब क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट है। और जो मैन मेड एनवायरनमेंट है वो सब क्या है, घर, बंगला, कार, ये सारी चीजें जो
ह्यूमन ने बनाई है अपने आसपास एनवायरनमेंट में, अपने सराउंडिंग में जो ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई वस्तु हैं वो ह्यूमन एनवायरनमेंट में। और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको हमने देखा प्राकृतिक, ठीक। तो इसलिए उसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स उसमें आएंगे। क्लियर। Next, the biotic components comprise of plants and animals, whereas abiotic components comprise of air, water, and soil. The human-made environment includes the elements made by human beings, such as industries, means of transport, agriculture, etc. तो जो बायोटेक कंपोनेंट्स हैं वो किससे मिलकर बने, प्लांट्स और एनिमल से मिलकर बने, ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो किससे मिलकर बने, एयर, वाटर, सोइल, हवा, पानी और मिट्टी से मिलकर बने। ठीक, हमने फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में ये देखे हैं दोनों, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक, और उसी प्रकार से जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है वो ऐसे एलिमेंट जो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हो, अभी मैंने आपको बताया था, जैसे कि इंडस्ट्रीज, जितनी भी कारखाने हैं, फैक्ट्रीज हैं, ठीक, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जितने भी यातायात के साधन हैं, कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज, एरोप्लेन, जितनी भी हैं, ये सारी चीजें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, या एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि से जुड़े जितनी भी चीजें हैं वो सब ह्यूमन के द्वारा बनाई गई हैं। तो ये सब किस में आई, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में। नाम से दोनों क्लियर है, बहुत सिंपल है, सिंपल सा समझो, नेचुरल जिसमें नेचर की चीजें मिली हूँ, ठीक, और जो क्या है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है, उसमें मानव के द्वारा जो बनाई गई चीजें हैं वो सारी चीजें आती हैं। क्लियर। नेक्स्ट, human beings develop these features to live comfortably in their environment। और ह्यूमन बीइंग जो है वो इन सब फीचर्स को क्यों डेवलप करता है, कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, क्यों, ताकि वह अपने वातावरण में आराम से रह सके, ठीक है, कंफर्टेबली लग्जीरियस लाइफ में रह सके, उसको दिक्कत ना हो, ठीक है, जितना भी ज्यादा उसको कंफर्ट जोन उसको प्राप्त हो सके, ठीक है, वो आराम से रह सके, इसलिए उसने इन सारी चीजों को बनाया। क्लियर। लेट्स स्टडी अबाउट ईच ऑफ दीज। अब चलो हम आगे देखते हैं ये सब क्या क्या है। नाउ लिथोस्फियर, ठीक, पहला क्या है, पहला केस है लिथोस्फियर। तो लिथोस्फियर क्या है, नाम से ही क्लियर है, लिथोस्फियर, स्फीयर मतलब, अब आगे देखते हैं हम, लिथोस्फियर, लिथोस इन ग्रीक मीन्स स्टोन, द टर्म लिथोस्फियर मीन्स रॉकी क्रस्ट, इट इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, ठीक। तो लिथोस ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक, दो वर्ड से मिलकर बना है, लिथो और स्फीयर, ठीक। तो ये जो लिथोस है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पत्थर, ठीक। तो पूरे जो लिथोस्फियर का मतलब है उसका मतलब होता है रॉकी क्रस्ट, पथरी भूमि या पथरी सतह, ठीक है, क्रस्ट मतलब सतह। इट इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ मेंटल, तो ये जो मेंटल का, इसमें जो क्रस्ट होती है, ठीक है, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे ये सब, जब अर्थ का हम कैटेगराइज करेंगे इसके सरफेस को, तो उसमें क्रस्ट, मेंटल, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये मेंटल का जो होता है, अर्थ पृथ्वी की जो सतह है उसका ऊपरी भाग होता है, ठीक है, जिसमें पत्थर वगैरह होते हैं, ठीक। द स्फीयर ऑफ रॉक्स और स्टोन्स रिफर्स टू दैट रॉकी क्रस्ट ऑफ द अर्थ एक्सटेंडिंग अप टू 100 किलोमीटर इन डेप्थ। तो जो पत्थरों का, ठीक है, चट्टानों का जो एक स्फीयर है, मतलब जो एक सतह है चट्टानों की और पत्थरों की जो सतह है, ठीक है, वही कहलाती है रॉकी क्रस्ट, ठीक, जो पृथ्वी की गहराई में लगभग 100 किलोमीटर तक विद्यमान है। जो मतलब जो रॉकी क्रस्ट है, पत्थर वाली सतह है, ये लगभग पृथ्वी की गहराई में लगभग 100 किलोमीटर तक पाई जाती है, ठीक है, तो यही कहलाती है लिथोस्फियर कहलाती है, ठीक, यही जो रॉकी क्रस्ट है वही क्या कहलाती है, हमारी लिथोस्फियर कहलाती है, ठीक, जिसकी गहराई लगभग 100 किलोमीटर तक है। The uppermost part of the lithosphere forms a thin layer of soil. This is also the life zone beyond which life cannot survive. ठीक,
और जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट है, मतलब जो सबसे ऊपरी सतह है लिथोस्फीयर की, वो एक मिट्टी की एक पतली परत है। वो क्या है? मिट्टी की एक पतली परत है। और यही जो मिट्टी की एक पतली परत है, इसी को हम लाइफ जोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ जोन। मतलब ऐसा जोन जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो, जहाँ पे जीवन पॉसिबल हो। ठीक है। और इसके नीचे, इस लेयर के नीचे जीवन यापन संभव नहीं है, क्योंकि जमीन हमें खाने के लिए, पेड़ों को उगने के लिए, वनस्पतियों को उगने के लिए, या हमें कोई भी चीज यदि लैंड पे करना है तो वो हम कहाँ करेंगे? सॉइल पे ही। रॉकी लैंड्स पे या जो पत्थरी सतह है वहां पे ये सारे काम नहीं हो पाएंगे। तो जीवन यापन भी केवल जो यही जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है, जो पतली जो अपर मोस्ट लेयर है, जिसमें क्या है? केवल मिट्टी है, वही क्या है? हमारा लाइफ जोन है। ठीक है। उसके ऊपर लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती। क्लियर? Lithosphere is the domain that provides us land for agriculture and human settlements, forests, grasslands, etc. It is also a source of mineral wealth. जो lithosphere है, ठीक है, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? ज्यादातर हमें एग्रीकल्चर के लिए लैंड प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने बताया, जिसकी जो अपर मोस्ट लेयर है वो मिट्टी की है, तो वहाँ पे हम एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है। और वहाँ हम ह्यूमन सेटलमेंट भी वहाँ पे ही होता है। हम घर, मकान, बिल्डिंग्स वगैरह अपने रहने के लिए वहीं बनाते हैं, सेटल होते हैं। जंगल भी वहीं पाए जाते हैं। ठीक है। जितने भी ग्रास लैंड्स हैं, ठीक है, घास मैदान है, वो भी वहीं पे पाए जाते हैं। ठीक। और इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और यहाँ से हमें कई सारे खनिज भी प्राप्त होते हैं। खनिज मतलब लोहा, सोना, हीरे, ये सब क्या है? मिनरल्स ही हैं, जो हमें लिथोस्फीयर से ही प्राप्त होते हैं। इनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जमीन से। ठीक है। तो लिथोस्फीयर में हमने देखा, ये इसको हमने पहले जाना। लिथोस्फीयर की हमने डेफिनेशन क्या देखी कि ऐसी सतह जो किससे मिलकर बनी हो? रॉकी क्रस्ट से मिलकर बनी हो। ठीक है। और ये क्रस्ट का मेंटल का सबसे ऊपरी भाग होता है। ठीक। इसमें हमने देखा कि लगभग 100 किलोमीटर तक पथरी सतह होती है। जो इसकी अपर मोस्ट सतह होती है वो मिट्टी के लिए होती है, और उस पर हमें वही क्या होती है? हमारी लाइफ जोन होती है, जहाँ पे हम कृषि वगैरह करते हैं, अपने सेटलमेंट्स करते हैं, मतलब घर मकान बनाते हैं, और इससे हमें मिनरल वेल्थ भी प्राप्त होती है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर क्या है? अगला जो कंपोनेंट्स है वो क्या है? हाइड्रोस्फीयर। तो अब देखो, इसमें नाम से ही क्लियर है, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब होता है वाटर। ठीक। और स्फीयर मतलब सराउंडिंग। तो हमारे चारों तरफ जो वाटर की सराउंडिंग है, वो सराउंडिंग कहलाती है हाइड्रोस्फीयर। क्लियर? द स्फीयर ऑफ वाटर सराउंडिंग द अर्थ इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। द डिफरेंट sources of water such as oceans, seas, lakes, and rivers, etc., form the hydrosphere. It also includes glaciers in the Antarctica and on high mountains. A little quantity of water is found in the form of vapor in the atmosphere. तो जो हाइड्रोस्फीयर है, अभी जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारे चारों तरफ जो वाटर की जो सराउंडिंग है, चारों तरफ जो वाटर की सराउंडिंग है, वही कहलाती है हाइड्रोस्फीयर। और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? ये इसमें कई तरह के वाटर के सोर्सेस आते हैं, जैसे ओशियंस, जितने भी महासागर हैं, सीज, जितने भी समुद्र हैं, सागर हैं, लेक्स, जितनी भी झीलें हैं, नदियां, ये सब क्या है? मिलकर के हाइड्रोस्फीयर बनाती हैं। ये सब क्या है? पानी का स्रोत है, इसलिए मिलकर के हाइड्रोस्फीयर बनाती हैं। ठीक। इसमें जो जितने भी ग्लेशियर्स हैं अंटार्कटिका में, या जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे हिमालय वगैरह हो गया, या अंटार्कटिका जैसे ग्लेशियर हो गया, ये सारी चीजें भी इसी में आती है, क्योंकि ग्लेशियर भी क्या है? वाटर का एक फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है। ठीक। और लिटिल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वेपर इन द एटमॉस्फेयर। और पानी का एक छोटा सा भाग भाप के रूप में भी, वेपर के रूप में भी हमें एटमॉस्फेयर में प्राप्त होता है। तो ये सारी चीजें मिलकर के हाइड्रोस्फीयर बनाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट, द हाइड्रोस्फीयर covers about 70% of the surface of the earth and is the home of many plants and animals. It is the most abundant chemical compound on the surface of the earth. तो जो हाइड्रोस्फीयर है, ये लगभग पृथ्वी का 70% भाग कवर करता है। मतलब लगभग हमारे 70% भाग पे, पृथ्वी के 70% भाग पे क्या है? पानी है। ठीक। तो पानी है, तो वही क्या कहलाया? हाइड्रोस्फीयर। ठीक।
और यह कई पेड़ पौधों और कई जंतुओं का क्या है, कई लिविंग बींग्स का घर भी है। ठीक। और यह सबसे अनोखा केमिकल कंपाउंड है जो हमारे पृथ्वी में पाया जाता है। एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बनता है। ठीक। तो क्लियर, तो हाइड्रोस्फीयर समझ में आया आप लोगों को। अब नेक्स्ट, सो आगे देखते हैं क्या है एटमॉस्फेयर। अब अगला क्या है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर मतलब ये एक एटमॉस्फेयर का मतलब ही होता है ये एक ऐसी लेयर, किसकी लेयर, हवा की लेयर, जो हमारे आसपास चारों ओर एक हवा की लेयर जो पाई जाती है वही कहलाती है एटमॉस्फेयर। ठीक। The envelope of air which surrounds the earth is called the atmosphere. It is held to the earth by the force of gravity. Air is a mixture of many gases and constitutes chiefly nitrogen 78.1% by volume, oxygen 20.9%, carbon dioxide 0.03%, and other gases less than 1%. Atmosphere exists in layers to perform various functions. तो जो हमारे चारों तरफ वातावरण में जो हवा की एक परत है, पृथ्वी के चारों तरफ जो हवा की परत है वही क्या कहलाती है, हमारी एटमॉस्फेयर कहलाती है। क्लियर, क्या कहलाती है, हमारी एटमॉस्फेयर कहलाती है। और यह पृथ्वी के चारों ओर जो पृथ्वी की जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई है। ठीक है, स्थिर है वहां पे। ठीक है, जो होल्ड है, अब एयर है वो एक जगह तो स्थिर रह नहीं सकती, लेकिन जो हमारी पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चारों तरफ अपने एयर को कैप्चर करके रखती है, और वही जो चारों तरफ हवा की जो सतह है वही कहलाती है हमारी एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जो हमारी एयर है वो कई गैसेस का मिक्सचर होती है। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है जो कि 78.1% होता है। मतलब जो कोई भी हमारे जो पृथ्वी के चारों ओर जो हवा की परत है उसमें 78.1% क्या है, नाइट्रोजन पाया जाता है, 20.9% ऑक्सीजन पाया जाता है, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, और जो 1% बचा वो बाकी जो छोटी छोटी गैसेस हैं, सल्फर, ठीक है, ये सारी गैसेस हैं वो 1% के अंतर्गत आती हैं, जितनी भी बाकी बची गैसेस हैं। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78.1%, उसके बाद ऑक्सीजन 20.9%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और बाकी जो गैसेस हैं वो 1%। तो ये सारी गैसेस मिलकर के क्या बनाती हैं, हमारी एयर को, हमारे एटमॉस्फेयर को बनाती हैं। ठीक। और एटमॉस्फेयर जो है वो कई लेयर्स में पाया जाता है, तो उसके भी कई फंक्शंस हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो वो कई लेयर्स में पाया जाता है। ठीक। Now, these layers protect the Earth from the harmful ultraviolet rays of the sun reaching the Earth's surface. One of them, the layer known as the ozone layer in atmosphere, does not allow the UV rays to pass through and are reflected back into the space. तो जी ये जो लेयर्स हैं, अभी जैसा कि मैंने बताया, जो हवा है वो कई लेयर्स में पाई जाती है। तो ये जो लेयर्स है इनका सबका अलग अलग फंक्शन है, तो उनमें से एक जो लेयर है उसका नाम है अल्ट्रावायलेट रेस, जो कि हमें क्या करती है, जो सूर्य की जो सॉरी जो ओजोन लेयर है वो जो सूर्य की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं, यूवी रेस होती हैं, उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है और उनको वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हम यहाँ पे इजिली सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमें ऐसा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो अल्ट्रावायलेट रेस हैं वो हार्मफुल होती हैं हमारे लिए। ठीक है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं या वेजिटेशन है उन सबके लिए अल्ट्रावायलेट रेस यदि डायरेक्टली सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेस है वो हम पर डायरेक्टली पड़े तो क्या होगा, उससे हम कई बीमारियां या जल जाएंगे। ठीक है, इतनी हार्मफुल होती हैं, कई बीमारियां पनपेंगी। तो जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है, जो हमारी उसकी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस है उनको वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, और जो प्यूरिफाइड सनलाइट है वो पृथ्वी पर आ पाती है। ठीक, तो इनका कई फंक्शंस हैं, और जैसे कि अभी हमने एक का देखा कि हमें प्रोटेक्ट करना किससे, अल्ट्रावायलेट रेस से। क्लियर। नेक्स्ट, अभी हमने एटमॉस्फेयर देख लिया, अब आगे देखते हैं
It protects life from many dangers. The atmosphere controls the extremes of temperature during day and night. तो हमें जो अर्थ एयर की जो लेयर्स हैं वो कई तरह के जो हमें खतरे हैं, जैसे कि अभी हमने यूवी रेस का बताया, इस तरह के कई खतरों से हमें प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक। और ये जो एटमॉस्फेयर है, जो दिन की जो गर्मी या दिन के जो एक्सट्रीम टेम्परेचर होते हैं, ठीक है, ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंडी, इन सब से क्या करते हैं, हमारी हमें प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, इनको कंट्रोल करते हैं कि ना ज़्यादा गर्मी होने देते हैं ना ज़्यादा ठंडी होने देते हैं। ठीक, वातावरण को एक एक ऐसे वे में बनाए रखते हैं जो जिसमें हमारा सर्वाइवल पॉसिबल हो। एक आइडियल वातावरण को बना करके रखते हैं, यही काम है इनका। क्लियर? नाउ it is also responsible for the changes in weather and climate। और यह जो हमारे मौसम में और हमारे जो वातावरण में जो परिवर्तन आता है मौसम में या सीजन में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसके लिए भी ये जिम्मेदार होता है। ठीक। Without the atmosphere, our Earth would have been barren like the other planets। और यदि हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमारी अर्थ भी जैसे कि बाकी प्लैनेट है, बंजर है, बैरन है, वैसे ही हमारी अर्थ। ठीक। नेक्स्ट, बायोस्फीयर। अब ये बायोस्फीयर क्या है? तो नाम से ही क्लियर है बायोस्फीयर कि जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों चीजें आकर के मिलती हैं, वही कहलाता है बायोस्फीयर। कहने का मतलब जहाँ पे लिविंग बीइंग्स, जहाँ पे एयर, जहाँ पे वाटर, ये सारी चीज तीनों चीजें अवेलेबल हों, वही कहलाता है बायोस्फीयर। ठीक है, और यहीं पे एक्चुअल में लाइफ पॉसिबल है। क्या यदि पानी बस हो तो लाइफ पॉसिबल है? नहीं। या यदि हवा बस होती तो लाइफ पॉसिबल है? नहीं। या केवल लैंड बस होता तो लाइफ पॉसिबल होती? नहीं। ठीक। जब ये तीनों चीजें हैं, हवा, पानी और जमीन, तभी लाइफ पॉसिबल है। और यही तीनों का मिक्सचर ही, तीनों का मिलन ही क्या कहलाता है? बायोस्फीयर कहलाता है। क्लियर? द नैरो जोन वेयर द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, atmosphere meet and interact is known as biosphere. In other parts, life cannot survive. For example, beyond a certain height of the atmosphere from the surface of the earth there is no life। अब जैसे कि मैंने बताया, एक ऐसी जगह, ऐसा जोन जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर मिलते हैं और इंटरैक्ट होते हैं, ठीक है, वही क्या कहलाता है? बायोस्फीयर कहलाता है। और बायोस्फीयर के अलावा जो बाकी पार्ट्स हैं, वहाँ पे लाइफ सर्वाइव नहीं हो सकती, वहाँ पे जीवन यापन संभव नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग ले लीजिए कि यदि एक उचित दूरी तक ही, सर्टेन हाइट तक ही, ठीक है, एटमॉस्फेयर की, हम क्या करते हैं, जिंदा रह पाते हैं। यदि हम एक उचित दूरी से हम कहीं बाहर निकल गए, ज्यादा ऊंचाई में चले गए, तो वहां पे जीवन यापन संभव नहीं है। हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, हमें सरवाइव करने में दिक्कत होने लगती है हाई एल्टीट्यूड्स में। तो एक उचित हाइट तक ही जीवन यापन संभव है। तो एग्जाम्पल समझ गए होंगे। तो बायोस्फीयर का मतलब ऐसी जगह जो जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों मिलती हैं, वही कहलाती है हमारी बायोस्फीयर। और इसके अलावा बायोस्फीयर में ही जीवन यापन केवल संभव है, इसके अलावा जीवन यापन संभव नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, in the same way, in the bottom of the sea where sunlight cannot penetrate, very few forms of life exist. Similarly, the living organisms on the earth are found where water and air exist। और उसी प्रकार से जो समुद्र का तल है, बॉटम ऑफ द सी है, जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंच सकती, वहां पे भी जीवन जीवित प्राणी बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है। सिमिलरली द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ आर फाउंड वेयर वाटर एंड एयर एग्जिस्ट। और उसी प्रकार से जितने भी जीव जंतु हैं, जीवित प्राणी हैं, वो केवल अर्थ में वहीं पाए जाते हैं जहाँ पे पानी और हवा दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। केवल पानी हो तो वहां पे नहीं, या केवल हवा हो तो भी वहां पे जीवन यापन संभव नहीं है। दोनों का होना बहुत जरूरी है। ठीक, वही कहलाता है हमारा बायोस्फीयर। नेक्स्ट,
The word biosphere is derived from the Greek word bios, which means life, and the Latin word sphera, which means the total range. This sphere supports life and is thus called the living world. It consists of all human beings, plants, and animals. तो जो ये बायोस्फीयर है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक ग्रीक वर्ड बायोस जिसका मतलब होता है लाइफ, जीवन, और दूसरा लैटिन वर्ड स्पायरा जिसका मतलब होता है टोटल रेंज। तो जीवन जीने का टोटल रेंज, ठीक है, जहाँ पे जीवन पॉसिबल है वही कहलाता है बायोस्फीयर। ठीक, और केवल यही एक ऐसा भाग है बायोस्फीयर ही जहाँ पे जीवन यापन संभव है। ठीक है, इसलिए इसको लिविंग वर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिविंग वर्ड भी कहा जाता है। और इसमें क्या क्या आता है? ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे जितने भी लिविंग बींग्स हैं ये सब बायोस्फीयर के अंतर्गत ही आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, बायोस्फीयर इज अ स्मॉल इन साइज बट इट इज थॉट दैट ओवर 15 लाख डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव इन इट। बायोस्फीयर जो है हालांकि वह साइज में तो छोटा है, लेकिन इसमें लगभग 15 लाख से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार की जीवित प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड रिसोर्सेस टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर लाइफ। ये जो है ये हमें पोषक और जितने भी संसाधन हैं जो जीवित प्राणी को चाहिए वो सारे संसाधन हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक, और यह जीवन जीने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। नेक्स्ट, इकोसिस्टम। अब देखते हैं अगला कंपोनेंट क्या है, इकोसिस्टम। तो हमारा इकोसिस्टम क्या है? ऑल ऑर्गेनिजम्स वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स interact with each other and are interdependent on one another. They also interact with their physical environment। ठीक, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं मतलब जीवित प्राणी हैं, ठीक है, जितने भी जीव हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक, और सब एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। ठीक, जैसे कि अभी हमने देखा खाने पीने के लिए या सांस लेने के लिए किसी न किसी तरीके से हम प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंड है और एनिमल प्लांट्स पे डिपेंड है। ठीक है, और दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, और ये फिजिकल एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्ट होते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट लैंड वाटर एयर के द्वारा जो एनवायरनमेंट बनाया गया उससे भी इंटरेक्ट होते हैं। हम कहीं ना कहीं उन पे डिपेंड है और उन पर हम आश्रित हैं। ठीक, तो the particular area where the complex interaction between the organism and their physical environment is done is referred as ecosystem। तो अब इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या हुई? वह पर्टिकुलर एरिया जहां पे मिश्रित रूप से इंटरेक्शन होता है किसका? जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं और उनका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उनके बीच जो मिश्रित इंटरेक्शन होता है, ठीक है, वही उसी एरिया को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, ओके। कहने का मतलब जहाँ पे पेड़, हवा, पानी, उसके बाद लैंड, एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल्स, ठीक, ह्यूमन बींग्स, ये सब क्या करते हैं? आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक, आपस में मिलते हैं। ठीक, और इसी पर्टिकुलर एरिया को क्या कहते हैं? हम इकोसिस्टम कहते हैं। क्लियर? The size of ecosystem varies in large. It can be as large as deserts, forests, rivers, or as small as pond. We can find a large number of fish, frogs, algae, water lilies, and other species in and near a pool or pond. अब जो इकोसिस्टम की साइज होती है वो अलग अलग होती है, बहुत बड़ी होती है। ठीक है, मतलब डिफरेंट होती है। कहीं कहीं पे ये बहुत बड़ी भी हो सकती है, जैसे कि कोई बड़ा रेगिस्तान या बड़े बड़े जंगल या नदियां, और बहुत छोटी भी हो सकती है जैसे कि कोई एक तालाब। ठीक, तालाब भी क्या है? एक इकोसिस्टम और डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ये सारी चीजें इंटरेक्ट होती हैं आपस में। उसी प्रकार जो जंगल हैं या लार्ज डेजर्ट है, ये सब क्या है? इकोसिस्टम के ही पार्ट्स हैं। तो इसकी साइज डिपेंड करता है कि किस टाइप के इकोसिस्टम है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। ठीक है, जैसे we can find a large number of fish, frogs, algae, water lilies, and other species in near and
अ पूल और पॉन्ड। जो हम जो है हम काफी बड़ी मात्रा में मछली, ठीक है, या मेढक या एल्गे, मतलब जो ग्रीन कलर में होती है, ब्लू ग्रीन कलर की, जो पानी में पाई जाती है, जिसको हम काई कहते हैं, वे वाटर लिलीज या बाकी जो जीव जंतु हैं, हम एक नदी या तालाब के किनारे, मतलब एक पूल या तालाब के किनारे पा सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब वो एरिया तो छोटा है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी मात्रा में लिविंग स्पीसीज रहते हैं, ठीक। तो इसका जो साइज है वो कैसा, हमेशा बड़ा ही होता है, भले ही जगह छोटी हो, लेकिन जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो ज्यादा होते हैं। क्लियर? तो इसकी साइज छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, ये हमने एग्जाम्पल से अभी समझा। Mostly, the ecosystem are complex and full of various interacting species in thousands. These species not only interact with each other but with the abiotic environment also. तो जो ज़्यादातर जो इकोसिस्टम है वो कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब मिश्रित होते हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ पे कि जिसमें कई तरह की प्रजातियां रहती हैं। जैसे कहने का मतलब एक तालाब है, तालाब में ऐसा तो है नहीं कोई एक ही प्रजाति रहती है, वहाँ पे कई चीज़ों का मिक्सचर होता है, वहाँ पे पानी भी पाया जाता है, ठीक, वहाँ पे मेढक भी पाए जाएंगे, वहाँ पे कई सारे तरह के जीव जंतु पाए जाएंगे, वहाँ पे मछलियाँ भी पाई जाएंगी। तो ये सब क्या है, सब मिक्स होके रहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं केवल मछलियाँ मछलियाँ हैं या केवल पानी ही पानी है, ठीक। तो कई तरह के जीव जंतु आपस में मिलते रहते हैं, वही कहते हैं कॉम्प्लेक्स, जिसको कहते हैं हम मिश्रित, मिक्स होके रहना, ठीक। तो जो इको ज्यादातर जो इकोसिस्टम है वो ऐसे इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि उसमें हजारों प्रकार की जो प्रजातियां होती हैं, स्पीसीज होती हैं, वो साथ आपस में रहती हैं। दीज स्पीसीज नॉट ओनली इंटरेक्ट विथ ईच अदर बट विथ द एबायोटिक एनवायरनमेंट ऑल्सो। और जो ये जो स्पीसीज हैं ये केवल आपस में इंटरेक्ट नहीं होती हैं, बल्कि जो एबायोटिक एनवायरनमेंट है उससे भी इंटरेक्ट होती हैं, ठीक। क्लियर? The interaction of man with the environment is complex in nature and it varies from place to place and from time to time. तो जो इंटरेक्शन है, जो आदमी का, मनुष्य का जो इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट के साथ, वो भी क्या है, एक मिश्रित है, ठीक है। और यह जगह से जगह और समय के साथ साथ, जगह के साथ साथ ये चेंज होते रहता है। कहने का मतलब कहीं पे ज़्यादा मनुष्य रहते हैं, कहीं पे कम मनुष्य रहते हैं, ठीक है। और ये टाइम टू टाइम या प्लेस टू प्लेस चेंज होते रहता है, जनसंख्या घटते बढ़ती रहती है, जो इंटरेक्शन है ह्यूमन का वो एनवायरनमेंट के साथ वो बढ़ते घटते रहता है। क्लियर? नेक्स्ट, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। अब तीनों के बीच में रिलेशन देखेंगे कि जो मानव है, पर्यावरण है, और ये कैसे इंटरेक्ट होता है, इनके बीच में, तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, ये चीज हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? नाउ, as you know, with scientific and technological advancement, man is trying to control and dominate nature, but still he depends on nature for his primary needs. अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब से ये वैज्ञानिक और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया है, जो हमने वैज्ञानिक तौर पर, हमने टेक्नोलॉजी के तकनीकी तौर पर जो हमने विकास किया है, उसके कारण जो आदमी है वो नेचर पे अपने आप को डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, अपना प्रभाव डाल रहा है, ठीक, अपने आप को नेचर से ऊपर दिखा रहा है, उसको अपने अपने टाइप से कंट्रोल करना चाह रहा है। जैसे कि हम अपने हिसाब से पेड़ काटते हैं, ठीक, अपने हिसाब से जमीन का यूज करते हैं, जहाँ हमें कंस्ट्रक्शन करना होता है वहाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं, मीन्स नेचर को हम अपने हिसाब से यूज करते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, हम अपनी प्राइमरी नीड्स के लिए, जो हमारी प्राथमिक जरूरतें हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, उनके लिए हम नेचर पे डिपेंड होते हैं। बेसिक नीड मतलब जो खाना पीना, हवा, ये सब हम किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर पे ही डिपेंड करते हैं। हमें कहाँ से मिलता है, नेचर से ही मिलता है। The physical environment still provides man with their material needs. He does farming, fishing, mining, and forestry to fulfill his needs of food and raw materials. Without fulfilling them, he cannot survive or progress. ठीक, तो जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो अभी भी आदमी को
जो उसकी जो मटेरियल नीड्स हैं, जो उसको वस्तुओं के रूप में जो ज़रूरतें उसकी हैं, वो सारी पूरी होती हैं उसके फिजिकल एनवायरनमेंट से। ठीक, वो वहाँ पे क्या करता है, फिशिंग करता है, फार्मिंग करता है, मतलब कृषि करता है या मछली पालन करता है या माइनिंग खुदाई करता है। ठीक, एंड फॉरेस्ट्री या जंगल से जो ज़रूरतें पूरी करता है अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। और फूड एंड रॉ मटेरियल्स, किसकी ज़रूरतें, जो उसकी खाने की ज़रूरतें हैं और जो कच्चे पदार्थों की ज़रूरत है वो उसको फिजिकल एनवायरनमेंट से प्राप्त होती हैं। और इनको फुलफिल किए बिना वह जीवित या जीवित नहीं रह सकता या प्रगति नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। यदि खाने पीने के लिए या जो हमें रॉ मटेरियल्स ही नहीं मिलेंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे। सपोज कोई एक फैक्ट्री है, यदि उसमें कोई एक लोहे की फैक्ट्री जो लोहे से बनी वस्तुएं बनाती है, लेकिन यदि हमें रॉ मटेरियल फॉर्म में पृथ्वी के अंदर से हमें लोहे लोहे के तत्व ही ना मिले तो क्या हम वो फैक्ट्री चल पाएगी, नहीं कर चल पाएगी। उसी प्रकार यदि हम ह्यूमन बीइंग्स है, उसको यदि खाने के लिए ही ना मिले, वो फिजिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड ही ना हो, तो क्या वो जीवित रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो इसलिए उसको फिजिकल एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। क्लियर? Next, but sometimes these activities represent the greatest danger to the environment। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो एक्टिविटीज हैं, ये जो हमारे मानव के जो क्रियाकलाप हैं, जो कार्य हैं, वो क्या कहती हैं, पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाती हैं। कैसे? हम जैसे अपनी जरूरतों के लिए हमें जमीन की जरूरत है, हम क्या करते हैं, वनस्पतियों को काट देते हैं, जंगल के जंगल हम अपने जरूरतों के लिए काट देते हैं, तो उससे क्या हुआ, जंगल हमारे कम हो जाते हैं। ठीक, ठीक, तो जंगल हमारे जब कम हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, कई सारे स्पीसीज पे, ह्यूमन स्पीसीज हैं या क्लाइमेट पे हमारे इफेक्ट पड़ता है। ठीक, और इसलिए ये वातावरण के लिए कभी कभी क्या बन जाते हैं, खतरा बन जाते हैं। और आजकल हम बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो मानव की जो एक्टिविटीज हैं, जो ऐसे मानव की जो क्रियाकलाप हैं, जो कार्य हैं, जिससे प्रकृति को काफी हानि पहुंची है। ठीक, जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लो, जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं, इनका जो वेस्ट है, जो केमिकल्स वगैरह इनसे निकलता है, वो सीधे जा करके नदियों में डाल दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, पानी प्रदूषित हो जाता है और उसमें पानी में रहने वाले कई जीव जंतु क्या होते हैं, मर जाते हैं, उनको काफी नुकसान पहुंचता है। तो इससे क्या होता है, नेचर को काफी नुकसान पहुंचता है। क्लियर? ठीक, तो ह्यूमन नीड्स जो है वो कहीं ना कहीं नेचर को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। क्लियर? फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग of human civilization, man has not only used nature for their existence and fulfillment of needs, but also exploited and misused it to a certain extent। ठीक, जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, जब से मानव सभ्यता की स्टार्टिंग हुई है, उसने न केवल प्रकृति का यूज किया है, ठीक है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, बल्कि उनका शोषण भी किया है, उन पे नुकसान भी पहुंचाया है और उनका मिसयूज भी किया है काफ़ी बृहद मात्रा में। जैसे कि हम जानते ही हैं, पेड़ों को हमने लगातार कटाई, नदियों का पानी का गंदा करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें काफ़ी हमने देखी हैं, काफ़ी अरसे से ये सारी चीज़ें हमने खराब की हुई हैं। ठीक, तो हमने अपने डोमिनेंस के कारण नेचर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है जब से ह्यूमन सभ्यता का विकास हुआ। In this way, he has disturbed the natural balance of the environment। और उसी तरह से उसने जो एनवायरनमेंट का जो नेचुरल बैलेंस है, प्राकृतिक जो उसका बैलेंस होता है, मतलब सब चीज़ों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन हमने अपने क्रियाकलापों से, हमने अपने कार्यों से उस बैलेंस को क्या किया है, बिगाड़ दिया है। ठीक, जैसे कि आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, पेड़ खत्म हो रहे हैं, फ्रेश एयर नहीं है, फ्रेश वाटर नहीं है, पानी का जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है। वो क्यों गिरते जा रहा है, क्योंकि हमने प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाया है। तो इससे क्या है, प्रकृति में जो असंतुलन पैदा हुआ, उसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। हम आसपास अपने देख चुके हैं और काफी इस बारे में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स में, टीवी में देखते हैं, ये सारी चीजें हम इनसे अनजान नहीं है, फैमिलियर है। ठीक, नेक्स्ट, अवर एनवायरनमेंट इन डेंजर, हमारा जो वातावरण है वो खतरे में है। अब कैसे खतरे में है, अभी हम जैसे देखते ही हैं कि इतने सारे हमने कार्य किए, ऐसे ऐसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, अपने स्वार्थ के लिए हमने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो अब ये सिचुएशन है कि वो अब खतरे में है, पर्यावरण हमारा क्या है, काफी खतरे में है। ठीक, now, the components of environment exist in its totality and in balance. For example, the air around us is a mixture of various gases। अब जो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं, जो तत्व हैं एनवायरनमेंट के, वो सब एक
पूर्ण रूप में, एक पूर्णता में और एक बैलेंस में पाए जाते हैं, ठीक है। आधे अधूरे या इम्बैलेंस में नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझिए, जो हमारे वातावरण में जो हवा का जो मिक्सचर है वो क्या है, देखो कई सारी हवाएं हैं लेकिन सब एक साथ रहती हैं, सबका मिक्सचर है, लेकिन हम उनका यूज अपने अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे हम एयर में लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और वो सब एक सब मिक्सचर में है, मतलब टोटलिटी में है, और एक बैलेंस में है कि जिसको जिसकी जितनी जरूरत है वो उतनी है। नेक्स्ट, इट इज द प्रपोर्शन ऑफ दीज gases in air that make it balanced and fit for the breathing of living beings। तो अब जो यही जो गैसेस का जो प्रपोर्शन है, जो मात्रा है, कि हमने देखा अभी नाइट्रोजन 78.1%, ऑक्सीजन 20.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और अदर जो गैसेस है 1% है। ये सब क्या है, इनमें जो सबका अलग अलग प्रपोर्शन है, और यही क्या बनाता है, इनको बैलेंस बनाता है, और ताकि हमारे जो ब्रीथिंग के लिए फुलफिल हो सके, मतलब फिट हो सके, कि तब हम जब अब ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं तो उसके लिए जितना जरूरी है उतना वो बैलेंस में है, हमें वो नुकसान नहीं करता है, ठीक। सिमिलरली, बैलेंस इज फाउंड इन द water we drink, the soils in which plants grow and provide food for everyone. We can find this balance between continents and oceans, etc. This balance is the order of the nature। इसी प्रकार से हम देखें तो पानी में भी हम बैलेंस को देखेंगे, जो हम पानी पीते हैं उसमें भी हम बैलेंसिंग को देखेंगे, ठीक है। जो मिट्टी है, जो जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं उसमें भी हम बैलेंसिंग देखेंगे, ठीक है। एंड प्रोवाइड फूड फॉर एवरीवन, और ये सब हमें जो खाना देते हैं, जो प्लांट्स हैं जो उगते हैं हमें खाना देते हैं, उनमें भी उसकी उसमें जिसमें उगते हैं किसमें, मिट्टी में, तो उसमें भी हम क्या देखेंगे, बैलेंसिंग। यदि मिट्टी उपजाऊ ना हो तो पेड़ पौधे उगेंगे नहीं, अच्छी प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक। पानी यदि स्वच्छ ना हो, ठीक, तो वो हमें नुकसान करेगा। लेकिन सब क्या है, सब कुछ बैलेंसिंग में, हम पानी भी पीते हैं तो स्वच्छ है हमारे लिए, फिट है, हम पेड़ पौधे जो मिट्टी है वो भी हमारे अनुकूल है जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं, ठीक। और ये सारे बैलेंस हम कॉन्टिनेंट्स और जो जितने भी द्वीप हैं या ओशियंस हैं उनके बीच भी देख सकते हैं कि ये सब एक बैलेंसिंग में स्थित है। यदि ये बैलेंसिंग में ना हो तो दिन भर भूकंप आए, दिन भर क्या हो, ज्वालामुखियां, दिन भर सुनामी आए। तो ये सब कुछ सारी चीजें किसमें है, बैलेंसिंग में है, क्लियर। लेकिन अब सब कुछ तो बैलेंस में था, लेकिन हमने अपने एक्टिविटी से क्या कर दिया, उसको इम्बैलेंस कर दिया, ठीक। तो उसी के कारण क्या होते हैं, हमारी प्रॉब्लम बढ़ रही हैं। बट द human activities cause disbalance in nature। These activities are like rapid growth in population, pollution, deforestation, hunting of wild animals, and disappearance of many plants and animal species। लेकिन जो हमारे मानव के क्रियाकलाप हैं, इन्होंने क्या किया है, नेचर में डिसबैलेंस क्रिएट कर दिया है, असंतुलन की स्थिति बना दी है। कैसे, हमारी जो एक्टिविटीज हैं, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट, जो हमारी पॉपुलेशन है अनकंट्रोलेबली बढ़ रही है, ठीक है। पॉल्यूशन, इतना सारा प्रदूषण, इतनी सारी व्हीकल्स, गाड़ियां हैं, उनके कारण जो पॉल्यूशन है। फिर जो डिफॉरेस्टेशन, जो हम पेड़ों की लगातार कटाई कर रहे हैं, ठीक। और फिर हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, हम जो जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या हो गया है, कई ऐसे प्लांट हैं और कई ऐसी जीव जंतु की प्रजातियां हैं, जानवरों की प्रजातियां हैं जो क्या हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं पूर्ण रूप से। और उसी के कारण से, उनके विलुप्त होने से क्या हुआ है, नेचर में एक इम्बैलेंस की, एक डिसबैलेंस की स्थिति उत्पन्न हो गई, एक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। When the disturbance made by man is less, nature can easily repair and maintain it. But when it is made on a large scale, nature fails to repair this harm। जब जो ह्यूमन के द्वारा डिस्टरबेंस है, यदि वो छोटा हो, थोड़ा हो, ठीक है, तो जो नेचर है वो आसानी से उसको रिपेयर कर लेता है, उसको मेंटेन कर लेता है, जो हमने डिसबैलेंस क्रिएट किया उसको मेंटेन करके वापस बैलेंस ले आता है। लेकिन जब ये बड़ी मात्रा में किया जाए और निरंतर किया जाए, ठीक है, तो प्रकृति भी उसको रिपेयर करने में, इस जो नुकसान को प्रकृति भी फुलफिल करने में, उसको ठीक करने में सक्षम नहीं रह पाती, वो असक्षम हो जाती है। दिस क्रिएट प्रॉब्लम फॉर मैन एंड नेचर एज वेल। Development of technology and science is a big factor for imbalance in the environment। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये क्या करती हैं, जो मनुष्य है
और प्रकृति है उसमें क्या कर देती है, उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। ठीक, तो जो हमारी जो तकनीकी में और जो वैज्ञानिक तौर पर, तकनीकी तौर पर जो हमारा जो डेवलपमेंट हमने जो प्रगति की है, जो वही सबसे ज़्यादा इस जो असंतुलन की स्थिति है इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, एक बड़ा कारण है, बड़ा कारक है। ठीक, ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई, ज़्यादा साइंस ने डेवलप कर लिया, तो हमने उसी के यूज़ के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डेवलपमेंट के माध्यम से हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट किया, और वो इतनी ज़्यादा मात्रा में था कि उसको हील कर पाना नेचर के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया। ठीक, आजकल की स्थिति ये है कि हमारे वातावरण में सांस लेना भी क्या होता है, पड़ती, हम ढंग से सांस भी नहीं ले सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें, शुद्ध पानी पीने के लिए भी हमारे पास साधन उपलब्ध नहीं है, संसाधन उपलब्ध नहीं है। ठीक है, पर्याप्त शुद्ध मात्रा में पानी नहीं है, जो वाटर लेवल है हमारा वो जाने कितना नीचे जा चुका है। ठीक, तो ये सब क्या है, इम्बैलेंसिंग ही है, हमने जो निरंतर प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है उसी के कारण है। The environmental degradation took place in the last few decades and it is manifesting itself in many ways. One such major consequences is global warming, which may raise the mean temperature of the earth by few degrees. अब जो ये environmental degradation है, जो पर्यावरण का डिग्रेडेशन है, ठीक है, ये पिछली कुछ शताब्दियों में, कुछ दशकों में हुआ है, कुछ डिकेड्स में हुआ है। ठीक है, और ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बृहद है। ठीक, और इसका जो प्रभाव है उसमें से एक बड़ा जो प्रभाव वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से हम आज पूरा विश्व जूझ रहा है, वो इसलिए है क्योंकि हमने नेचर को इतना नुकसान पहुंचाया है पिछले कुछ दशकों से। ठीक, और इससे क्या होता है, जो अर्थ का जो एक टेम्परेचर है, मीन टेम्परेचर है, जो एक एवरेज टेम्परेचर है, उससे कई डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो वाइल्ड लाइफ और जो ह्यूमन लाइफ है उसमें नुकसान पहुंचेगा ही, हमें प्रॉब्लम्स आएंगी ही। ठीक, हम क्या हो रहा है, हमारे ग्लेशियर्स देखो पिघल रहे हैं, तो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो उससे टेम्परेचर इम्बैलेंस हो रहा है। ठीक, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो उससे जो सी लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। यदि सी लेवल इंक्रीज हो रहा है तो अब उससे जाहिर सी बात है एक समय ऐसा आएगा, यदि इसी तरह से सी लेवल बढ़ते रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि चारों तरफ पूरी जो पृथ्वी है वो जलमग्न हो जाएगी, पूरी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। ठीक, तो ये सब क्या है, एक अलार्मिंग है, ये सब हमारे लिए एक चेतावनी के रूप में ही है कि हम पृथ्वी को नुकसान ना पहुंचाएं, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं, उसे प्रोटेक्ट करें। दिस imbalance can be found in various situations such as disappearance of glaciers and a rise in sea level. It can be found in drying up of many rivers and pose many problems to human settlements. अब जो ये imbalance है, ये इसने कई तरह की स्थितियां पैदा कर दी हैं, जैसे ग्लेशियर जो है वो डिसअपियर हो रहे हैं, और जो समुद्र के पानी का लेवल है वो बढ़ रहा है। ठीक है, और इससे जो कई सारी नदियां जो हैं सूख रही हैं। ठीक है, और मानव को सेटलमेंट में भी कई दिक्कतें आ रही हैं, पानी की कमी, स्वच्छ हवा की कमी, पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें हमने इतनी ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है कि उसको हील करना मुश्किल पड़ रहा है। This imbalance have resulted in interference in many of the natural processes. Due to this imbalance, the warnings like our environment is in danger have been issued. तो ये जो imbalance है इसने जितनी भी कई ऐसी प्राकृतिक जो क्रियाएं थी उनमें बाधाएं उत्पन्न की हैं। ठीक, और इन्हीं सब असंतुलन के कारण ऐसी जो वार्निंग इशू की गई है, ऐसी वार्निंग्स दी गई हैं कि हमारा जो पर्यावरण है वो खतरे में है। यदि ऐसे ही सब कुछ चलते रहा, हमने अपने पर्यावरण को प्रोटेक्ट नहीं किया, हमने ये पर्यावरण का जो हनन है उसका उन्मूलन है यदि बंद नहीं किया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब खतरे में पड़ जाएंगे, हमारा पर्यावरण जो है खतरे में पड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी वार्निंग भी दी गई है कि हमारा पर्यावरण है वो खतरे में है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर खत्म होता है। हमने देखा हमारा पर्यावरण किस किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, क्या क्या हमारे पर्यावरण में आता है, कैसे चलता है। ठीक, ह्यूमन एक्टिविटीज, सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखी। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ओके, सो
अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग, अब जैसे चैप्टर आपके फिनिश होते जा रहे हैं, तो जहाँ भी आपको डाउट्स आए, जो भी आपको दिक्कत समझ, दो चीज़ ना समझ में आए, तो वो चीज़ आप आकर के कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद आप लोग एक प्रॉपर नोट्स मेंटेन करिए। ठीक, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करिए, और आकर के जो भी आपकी दिक्कतें हों, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हों, वो हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में आकर के आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक, और नोट्स आप लोग ज़रूर मेंटेन करिए। थैंक यू, गुड बाय।